मिशा के अपने कमरे में जाते ही निर्मला भी उसके पीछे पीछे चली आती है और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर लेती है और कहती है, क्या हुआ तुझे? ऐसे यहाँ क्यों आ गई तू? मिशा चिढ़ते हुए कहती है, आपने कहा था ना माँ कि निखिल बहुत अमीर है, उसे फंसा लो तो मेरी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। पर देखा आपने साहित्य ओबरॉय को, वो उस निखिल से 100 गुना अमीर है। और किस्मत देखो उस जानवी की, उसकी शादी होने वाली है उससे और इसके बाद वो बन जाएगी मिसेस ओबरॉय, इस शहर के सबसे अमीर परिवार की बहू। और मैं उस निखिल के साथ, नहीं माँ कुछ करो। ये कहते हुए मिशा चिल्ला पड़ती है कि तभी निर्मला एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद करती है और कहती है, नालायक लड़की, मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? भूल मत, माँ हूँ मैं तेरी। जितनी फिक्र तुझे अपनी नहीं है ना, उससे ज़्यादा मुझे तेरी है। और तुझे कैसे मिसेस ओबरॉय बनाना है ये तू मुझ पर छोड़ दे, पर उससे पहले उस निखिल नाम की बला से अपना पीछा छुड़ा, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं, समझ गई? मिशा अपने गाल पर हाथ रखे हाँ में सिर हिलाती है और निर्मला कुछ सोचने लग जाती है। वहीं दरवाजे के पास खड़ा निखिल सब सुन रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपना सामान पैक कर वहाँ से निकल जाता है। वो अभी घर के बाहर ही था कि उसे जानवी की पीछे से आवाज़ आती है, निखिल आप कहीं जा रहे हो? निखिल उसे मुस्कुराकर देखता है और कहता है, हाँ वो डैड का फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया था, कुछ काम था इसीलिए। जानवी हाँ में सिर हिलाती है कि निखिल उससे कहता है, जानवी बोलो। जानवी कहती है, मैं यही कहना चाहता था कि कभी भी साहित्य ओबरॉय का हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे कुछ भी कहे, शायद बीच में कुछ लोग आएं, पर तुम्हें उन्हें मत छोड़ना। हाँ पर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? ऐसे ही बस मन किया कहने का। हाँ पर क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे? कोशिश करूँगा आने की, पर मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और हाँ, जब तुम्हारी शादी की तारीख तय हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। जानवी मुस्कुरा देती है और हाँ में सिर हिलाती है और फिर निखिल वहाँ से चला जाता है और जानवी भी उछलती हुई घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब साहित्य, अंश और दादाजी ओबरॉय मैंशन में पहुँचते हैं तो मैंशन के अंदर माया और मिस्टर ओबरॉय सोफे पर बैठे थे और शायद उन लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे। और उनके आते ही मिस्टर ओबरॉय अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, आप लोग कहाँ गए थे? दादाजी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम था। मिस्टर ओबरॉय उन सभी को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, आपका ज़रूरी काम कहीं साहित्य की शादी तो नहीं था ना? साहित्य या दादाजी को उनकी बात सुन कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बात मिस्टर ओबरॉय तक कैसे पहुंची और कैसे न कैसे पहुंच ही सकती थी। पर माया ज़रूर ये सब सुन चौंक गई थी, क्योंकि जब से मिस्टर ओबरॉय घर आए थे उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा था। और वहीं साहित्य की शादी की बात सुन माया पर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी। वहीं दादाजी हाँ में सिर हिलाते हुए साहित्य की शादी वाली बात पर सहमति जताते हैं तो मिस्टर ओबरॉय थोड़ा गुस्से में कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्यों? इस बार साहित्य से रहा नहीं जाता तो वो कहता है, आपको जानकर करना भी क्या था मिस्टर ओबरॉय? कौन सा आपने आज तक हम पर ध्यान दिया है, जो आगे आपको सब पता करना है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं? मिस्टर ओबरॉय गुस्से से कहते हैं, ये मत भूलो साहित्य कि मैं तुम्हारा बाप। उन्होंने इतना कहा ही था कि साहित्य बीच में ही उन्हें टोक देता है और कहता है, बस मिस्टर ओबरॉय अभी ये मेलोड्रामा शुरू मत कर देना। ये कहकर साहित्य सीधा अपने कमरे में चला जाता है और उसके पीछे ही अंश भी चला जाता है। वहाँ पर सिर्फ दादाजी, माया और मिस्टर ओबरॉय रह गए थे। मिस्टर ओबरॉय दादाजी से कहते हैं, डैड कम से कम आप तो मुझे बता देते। दादाजी सिर हिलाते हुए कहते हैं, तुमने आज तक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो क्या बताता तुम्हें, और अब ये छोड़ो और अपना काम पर ध्यान दो। ये कहकर दादाजी वहाँ से जाने लगते हैं कि मिस्टर ओबरॉय गुस्से से कहते हैं, अगर मैंने चाहा डैड तो ये शादी कभी नहीं होगी। दादाजी भी इसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं,
मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सिद्धार्थ ओबरॉय, अगर मेरे साहित्य की खुशियों के बीच कोई भी आया ना, तो इस घर से उसे निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। मिस्टर ओबरॉय दादाजी की बात सुन चुप कर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दादाजी ने ऐसा कहा है तो वो कर भी सकते हैं। वहीं ये सब कहकर दादाजी अपने कमरे में चले जाते हैं और मिस्टर ओबरॉय घर के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर रह जाती है तो सिर्फ माया। साहित्य की शादी की बात सुनकर माया बुरी तरह से हैरान थी। वो खुद से कहती है, साहित्य की शादी? किसके साथ? कौन है वो लड़की? ये सब सोचते हुए माया किसी को फ़ोन लगाती है और साहित्य की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी उसके बारे में पता करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ साहित्य अपने कमरे में था और उसके दिमाग में अभी भी नीचे हुई बातें घूम रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। साहित्य फ़ोन उठाकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर जेहान का नाम लिखा हुआ आ रहा था। फ़ोन के कटने से पहले ही साहित्य फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हाँ बोलो जानवी। दूसरी तरफ से जानवी की प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, आप क्या कर रहे हो? साहित्य बेड पर बैठते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, तुम बताओ। जानवी उससे कहती है, आपको एक बात बताऊं? बोलो। आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो क्या कारण है तुम्हारी इस खुशी का? वो आज मामी और मामा जी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मामा जी ने आज आप लोगों का स्वागत खुद किया। ओके, पर मुझे तो लगा था कि तुम्हारी खुशी का कारण मैं हूँ। खैर, नहीं, आपके कारण ही तो मैं खुश हूँ। पता है, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ, राइट? आप मेरे लिए बहुत लकी हो। ये कहते हुए जानवी के चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर दोनों में यूं ही खामोशी साई रहती है। ना ही साहित्य कुछ कहता है और ना ही जानवी। वो दोनों बस एक दूसरे की बढ़ती धड़कनों की आवाज़ों को सुन रहे थे। फिर कुछ देर बाद साहित्य कहता है, जानवी, क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही मन किया पूछने का। ओके, जानवी, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ, बोलिए। जानवी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे डैड जिंदा हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम सोच रही होगी कि मैंने वहाँ सबके सामने ये क्यों कहा कि वो उस दुनिया में नहीं है, और शायद ये सवाल वहाँ पर अभी भी सबके मन में होगा ना। जानवी पहले कुछ नहीं कहती और फिर कुछ पलों बाद कहती है, हाँ, पहले मैंने सोचा था, पर फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर आपने ये कहा है तो ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा जो शायद आप अभी किसी को बताना नहीं चाहते। साहित्य गहरी सांस लेता है और कहता है, जानवी, कारण तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी छुपा रहे, और वो कारण ये है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। ये कहने के बाद साहित्य उसे सब बताता है जो उसकी माँ की मौत के 2 दिन बाद हुआ। मिस्टर ओबरॉय का माया से शादी करना, उसका इस घर में आना, मिस्टर ओबरॉय का साहित्य और अंश को माया के आगे इग्नोर करना और भी बहुत कुछ। जानवी चुपचाप साहित्य की बातें सुने जा रही थी और जब साहित्य अपनी बात ख़त्म करता है तो वो कहती है, कितनी अजीब बात है ना साहित्य जी, हम 2 अधूरे लोग एक दूसरे को मिले और अब यही अधूरे एक दूसरे को पूरा करेंगे। साहित्य धीरे से कहता है और उसकी बात सुन जानवी हल्का मुस्कुरा देती है। साहित्य का ध्यान इन्हीं सारी बातों में था और ये बात जानवी अच्छे से समझ चुकी थी, और इसलिए उसका ध्यान इन सारी बातों से भटकाने के लिए वो कहती है, वैसे आपने मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अरे, सब तो बता दिया, और क्या बाकी है? अरे, वो तो आपने अपने परिवार के बारे में बताया था, अपने बारे में नहीं। अच्छा, तो क्या जानना है तुम्हें? मुझे ये जानना है कि मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई और थी क्या? साहित्य जानवी के सवाल पर कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे पहले किसी से प्यार करता था, पर उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा ही हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया, वरना आप मेरे कैसे होते?
ये भी है, पर क्या तुम जानना नहीं चाहोगी मुझे किसने छोड़ा? हाँ, वो तो रह ही गया, बताइए। असल में तुम उसे जानती हो। मैं जानती हूँ उसे। कौन है वो? उसका नाम है जिहान मल्होत्रा। ये कहते हुए साहित्य हंस देता है और उसकी बात सुन जानवी अपना सिर झुकाए मुस्कुरा देती है। साहित्य उससे कहता है, जानवी चुप क्यों हो गई? बोलो कुछ। मैं क्या बोलूँ अभी? कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। बाय। इतना कहकर जानवी फ़ोन रख देती है और साहित्य फ़ोन को घूरते हुए कहता है, ये करने को नहीं कहा था, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन और फिर तो तुम्हें यही आना है मेरे पास। ये कहते हुए साहित्य मुस्कुरा देता है और फिर अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लग जाता है। वहीं अभी काम कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है और वो बिना स्क्रीन की ओर देखे फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हाँ जानवी बोलो। साहित्य के इतना कहते ही दूसरी ओर से आवाज़ आती है, बॉस मैं हूँ। साहित्य कान पर से फ़ोन हटाकर नाम देखता है और फिर कहता है, बोलो क्या हुआ। इसके बाद दूसरी ओर से वो आदमी साहित्य को कुछ बताता है, जिसे सुन साहित्य की आंखें छोटी हो जाती हैं और उसके चेहरे के भाव जो कुछ देर पहले और थे वो अचानक से बदल जाते हैं और फिर वो फ़ोन रख देता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अपने कमरे से बाहर आते ही साहित्य अपनी कार लेता है और खुद ही चलाते हुए कहीं जाने लगता है।